यहाँ पर हम देखें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रजिस्टर इज 20 वोल्ट। यानी बी दे रखा है, आर दे रखा है, करंट की वैल्यू पूछी है तो हम क्या कर सकते हैं, 20 डिवाइड बाई 40 से हम डायरेक्ट करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 0.5 आएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि determine the capacitance of parallel plate capacitor placed in a air if the area of parallel plate is 2 meter square and the distance between the plate is 0.02 मीटर। यानी यहाँ पर एरिया भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है प्लेट के बीच में। तो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होता है C इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। अब एयर के लिए ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8.85। ये ई नॉट की वैल्यू हम लिख रहे हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसी से हम एरिया और डिस्टेंस दे रखा है तो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये भी मीटर में दे रखी है यहाँ पर, और ये जो एरिया ई नॉट की वैल्यू है ये फेरेड पर मीटर में है, इसी के अकॉर्डिंग मीटर में है सारी यूनिट यहाँ पर, डिवाइड बाई 0.02 आ जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट through a resistance when the power dissipated through the resistance is 40 watt and potential difference between the end of resistance is 100 watt। यानी पावर दे रखी है हमें, P की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या पूछा है यहाँ पर, करंट की वैल्यू पूछी है। तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं I इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर और B की वैल्यू होती है आई आर। इसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो P डिवाइड बाई बी हम करें तो 40 डिवाइड बाई 100 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो 0.4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ 10 ओम वायर, ये मीटर में हमें दी हुई है। व्हाट व्हेन दी रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 0.1 एंड ओम्स पर मीटर एंड द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.5। तो डायमीटर भी दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगी वैल्यू, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमें लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो एल की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आर इंटू ए डिवाइड बाई रो। तो आर इंटू ए डिवाइड बाई रो से हम निकालें तो आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10 इंटू ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, क्या निकालने हैं, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे हम ए की वैल्यू। तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर रखा है 0.5 तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू ए डिवाइड बाई रो, और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 0.1 हो जाएगी रो की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19.62। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टू वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हैव इक्वल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, what will be the resistivity of wire that has low value of resistance if the resistivity of other wire is 3 ohm। यानी एक वायर की रेजिस्टिविटी दे रखी है 3 ओम। तो यहाँ पर हम देखें कि लेंथ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी है अदर वायर की वो क्या होगी, व्हाट विल द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दैट हैज लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी है यहाँ पर किस पर डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ओनली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है।
तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर ओनली प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए 3 ओम हो या 5 ओम हो इसका इस पर कुछ फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो इफ द फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, अगर फर्स्ट वायर है 3 टाइम्स है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस निकालना होगा, जैसे R1 R2 दोनों को पैरेलल हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालें। R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा 40 × 40 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से आ जाएगी 40 वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ से हम निकालें तो क्या हो जाएगा 40 × 40 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से आ जाएगा 80, और 40 80 को सॉल्व करें तो 40 × 80 डिवाइड बाई 120, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बार कटेगा और 3 का भाग 80 में देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, फिर तिरछी की 18 यानी 26.66 आता जाएगा, तो 26.66 हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें 27 नंबर क्वेश्चन, नहीं 207 नंबर क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ करंट फॉर दी गिवन सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछी है तो हम यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ दोनों सीरीज में है तो 45 ओम हो जाएगा, 45 20 के पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 45 × 20 डिवाइड बाई दोनों का योग कितना हो गया 65, तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 20 सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 33.84, तो 60 का इसमें भाग दे देंगे, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 33.84, तो आंसर आ जाएगा 1.77, तो ये हमारा आंसर होगा 1.77। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम देखें जैसे कि विच ऑफ वन ऑफ है, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जंक्शन इन द नेटवर्क, ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज लूप, ये गलत है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी गलत है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये भी यहाँ पर गलत है। तो ये जंक्शन होगा जहाँ पर हम KCL लगा सकते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स इंटरनल आइडियल करंट सोर्स के लिए करंट के लिए इनफाइनाइट होता है। अगर करंट की जगह यहाँ पर होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए ये क्या होता है जीरो, क्योंकि करंट के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, और एमीटर को लगाते हैं सीरीज में, और सीरीज में लगाते हैं तो हम जैसे एमीटर को लगाए सीरीज में करंट मेजरमेंट के लिए, तो यहाँ पर अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तभी ये करंट की वैल्यू को मेजर कर पाएगा। अगर वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं हम पैरेलल में, और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगाएंगे तभी यहाँ का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ये शॉर्ट कट जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी आइडियल नहीं होता है जो भी एमीटर हम लगाते हैं, इस तरह से यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है आइडियल करंट सोर्स का वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट हम देखें ए पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांच कनेक्टेड इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पर एक और दो ब्रांच कनेक्ट हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। अगर जैसे ये ब्रांच है और ये ब्रांच, अगर ये पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर जंक्शन या कहलाएगा या फिर कहेंगे हम नोड। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी 50 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल हम लगा देंगे, या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं कि 100 वोल्ट है यहाँ भी 100 होगा यहाँ भी 100 होगा, तो यहाँ पर मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि 100 वोल्ट यहाँ पर ही अप्लाई हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि पैरेलल ब्रांच है। पैरेलल ब्रांच में जब कनेक्ट करते हैं तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 100 में 50 का भाग देके 50 एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें
डिटरमाइन दी वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम रेजिस्टेंस। तो 40 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमें निकालना, सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी होगी। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे रेजिस्टेंस जोड़ने होंगे। सीरीज में है 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80। तो 60 डिवाइड बाई 80 इंटू यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 40, तो 40 कट जाएगा, 40 से 2 बार कटेगा, 2 से 30 बार कटेगा, तो 30 यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस 4 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। इस 4 ओम रेजिस्टेंस में हमें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, जैसे कि 20 है 3 है, अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये 3 ओम है, यहाँ पर पैरेलल में चला जाएगा, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, 3 ओम पैरेलल में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3 ओम पैरेलल में। और यहाँ पर करंट सोर्स है वो कितना हो जाएगा, करंट सोर्स 20 डिवाइड बाई 3 ओम हो जाएगा। तो करंट सोर्स हमने बदल दिया है 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3, और ये 3 ओम में कन्वर्ट कर दिया रेजिस्टेंस। अभी हमें करंट की वैल्यू पता नहीं है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों पैरेलल में चले गए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों को भी हटा के हम 2 ओम लगा देते हैं। तो इन दोनों को हटा के हम लगा देंगे यहाँ पर 2 ओम, क्योंकि 6 और 3 का पैरेलल ब्रांच में कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2 ओम, तो ये 2 आ गया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इधर भी यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। 120 में ये सीरीज में चला जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा 120, तो इस तरीके से 120 वोल्टेज आएगा। ये सीरीज में चला गया 6। अब हम 6 4 और 2 को भी सीरीज में, फिर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आई इंटू आर से क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स में जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगी यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 3, और 3 ओम है, जो भी 2 ओम आ जाएगा ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर हो गया, ये भी इस तरीके से हट जाएगा यहाँ पर। और ये कितना है 120 वोल्ट, ये 120 है। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये इधर 120 है और इधर 40 डिवाइड बाई 3 है। इसमें से इसको माइनस करके टोटल रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो करंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू का मान जो होगा वो हम निकालें, तो कैसे निकालेंगे, 120 ज़्यादा है, तो 120 माइनस के 40 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 360 माइनस के 40 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो गया 320 डिवाइड बाई 3 हो गया, 320 डिवाइड बाई 3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 6 10 और 2 12, तो इंटू 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब 320 में 36 का हम भाग देंगे, तो 36 का भाग 320 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, पॉइंट के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा। हम इसको 2 से काट देते हैं, 16 दूनी 32 यानी 160 और 18, फिर 2 से काटें यहाँ पर 80 और 9, तो 9 8 72, 8 बार गया, फिर 8 बचे, फिर 9 6 की 54, 9 7 63, यानी कि आंसर आ रहा है 9 8 72, 8 बचे, फिर 8.88 इस तरीके से आंसर आएगा, यानी 8.9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ इक्वल पीक वैल्यू। तो कौन सी वेव है हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू रखती है इक्वल पीक वैल्यू के लिए, तो उसकी बात करें यहाँ पर तो सिर्फ साइन वेव ही है जो हाईएस्ट यहाँ पर आरएमएस वैल्यू रखे इक्वल पीक वेव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसोडल व्हेन द टाइम पीरियड इज 0.05 मिली सेकेंड। तो 0.05 मिली सेकेंड के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइड बाई टी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टी की वैल्यू होगी 0.05 इंटू 10 की पावर -3, यानी 1000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 200। तो 200 के अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा
0.5 मिली सेकेंड है ये, और हर्ट्ज में पूछा है, तो 0.5 डिवाइड बाई ये 1000 हो गया। 1000 में 2 जीरो और लग जाएंगे, 200 में 2 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये सी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज़ गॉट हायर वैल्यू फॉर एल्युमिनियम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ कॉपर। तो कौन सी प्रॉपर्टीज में हायर वैल्यू एल्युमिनियम की हमें लगानी होगी कॉपर के कंपेरिजन में? तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी में प्रॉपर्टी है जो हायर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम प्राप्त करेगी कंपेयर टू कॉपर। हाई वैल्यू पोर्ट रेजिस्टेंस लीड टू, अगर पोर्ट रेजिस्टेंस हमने हाई वैल्यू का लिया है तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पर हाई वैल्यू का पोर्ट लिया है तो हाई सेंसिटिविटी हो सकती है, इसके लिए हाई वैल्यू पोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। फॉर द सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज इफ द सोर्स वोल्टेज रिड्यूस बाई 50%, अगर सोर्स वोल्टेज यहाँ पर 50% रजिस्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट के अंदर जो इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो यहाँ पर हम केसीएल पहले से ही अप्लाई करें तो क्या होगा, केवीएल में अप्लाई करें तो ई डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा ई डिवाइड बाई 2 माइनस के आई आर, यानी आई जो आर यहाँ पर होगी माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ई डिवाइड बाई 2 प्लस का, ये माइनस के आई आर, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम 50% वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं तो 50% वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब ई बाई 2 कर दिया है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें जैसे कि कंसीडर दिस सर्किट गिवन बिलो, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट सोर्स। तो 24 वोल्ट सोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवर की जाएगी वो हमें यहाँ पर मेजर करनी है। तो इसके द्वारा पावर डिलीवर की जाएगी, तो ऐसे सर्किट में हम सबसे पहले अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पर केसीएल। केसीएल जैसे ही इस पर सर्किट पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो केसीएल कैसे तरीके से अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर की साइड अप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पर इसे माइनस आई, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ पर करंट फ्लो होगी आई, तो सबसे पहले करंट आ रही है इस पॉइंट पर, केसीएल लगाते हैं तो माइनस आई, फिर प्लस के यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वी होगा, तो प्लस के वी डिवाइड बाई आर, अगर यहाँ पर करंट आई आर जा रही है तो वी डिवाइड बाई आर आ जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6, और वोल्टेज कितना है, वी डिवाइड बाई आर, वोल्टेज है यहाँ पर 24 और आर की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगी वैल्यू। फिर क्या हो जाएगा, यानी बी की जगह हम रखेंगे 24 और आर की जगह रखेंगे 6, फिर आएगी प्लस के, ये करंट जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा 2IR इक्वल टू 0। तो इससे यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी जैसे 2IR है, और ये 24 में से 4 बचेंगे यहाँ पर, एंड 2IR की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4, तो 4 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगी आई की वैल्यू 12, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें निकालना है पावर डिलीवर्ड बाई 24 वोल्ट सोर्स, तो पावर क्या हो जाती है V इंटू आई, यानी 24 इंटू 12, 12 चौको 48, 700 लगी 4, 12 दूनी 24, 4 28, 288 वाट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 288 वाट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वाट, 100 वोल्ट है यहाँ पर, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम, इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसको वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 50, वोल्टेज सोर्स दे रखा है 100 का, तो करंट यहाँ पर निकलेगी 100 डिवाइड बाई 50 यानी 2 एम्पियर, और पैरेलल में जाएगा 50 ओम का रेजिस्टेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से 2 एम्पियर पैरेलल विथ 50 ओम। आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है,
लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस। तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, जैसे हम ये कर सकते हैं, द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाई इट्स ओन, जो खुद एनर्जी डिलीवर नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पैसिव एलिमेंट, नॉट कैपेबल फॉर डिलीवरिंग एनर्जी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए 100 वाट लाइट बल्ब वन ऑन एवरेज ऑफ 10 आवर ए डे 1 वीक, देन दी वीकली कंजम्पशन इज, तो 7 × 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो ये कितना हो गया, 7000। एक यूनिट में क्या होता है, एक के डब्ल्यू एच इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 7000 इक्वल टू 7 यूनिट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 यूनिट। नेक्स्ट देखें, जैसे कि 4 बल्ब हैं कनेक्टेड किए गए पैरेलल में अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, इफ वन बल्ब गेट फ्यूज, तो इस तरीके से 4 बल्ब हैं यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, और किससे कनेक्ट किए गए हैं, ये 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किए गए हैं। अगर उनमें से मान लो एक फ्यूज हो जाता है, जैसे ये फ्यूज हो गया, तो बाकी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक की फ्यूज होने पर ये गलत है, यहाँ पर कोई बल्ब जल नहीं जलेगा, ऑल दी 4 बल्ब विल लाइट, ये गलत है, रेस्ट ऑफ 3 बल्ब विल लाइट, तो ये यहाँ पर सही है कि बाकी जो 3 बल्ब है वो तो यहाँ पर जलेंगे अगर पैरेलल कनेक्शन है तो। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालनी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है कि वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 एम्पियर करंट दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 8 एम्पियर करंट दे रखी है, तो यहाँ पर इधर रेजिस्टेंस इस तरीके से होना चाहिए कि 100 में अगर हम उस रेजिस्टेंस का भाग दे रहे हैं तो 8 एम्पियर आ रहा है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 8 एम्पियर, तो 8 इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 8 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाता है, यानी R+5 हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग ये 8R प्लस 8×5 = 100, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 8, तो 8×7 = 56, 4 बचेगा, फिर 7.5 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ऑल दी रेजिस्टेंस फिगर गिवन बिलो इज 1 ओम, वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालनी है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो करंट की वैल्यू अगर हम सिंपली देखें तो करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 8/15। अब 8/15 किस तरीके से आई, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, सारे 1 1 ओम के हैं, सारे 1 1 ओम के हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। एक वाला सेक्शन यानी नीचे वाला सेक्शन, एक सेक्शन हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। जैसे 1 और 1 का है तो 0.5 आएगा इन दोनों का, 0.5 1 के साथ जुड़ेगा तो 1.5, फिर 1.5 और इधर भी 1.5, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, और 0.75 1 के साथ जुड़ेगा तो 1.75 हो जाएगा, और 1.75 का अगर हम आधा आधा करेंगे, 1.75 का अगर हम आधा करते हैं, क्योंकि 1.75 ऊपर वाला आया, 1.75 ही नीचे वाला आएगा, तो इसका भी आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8×2 = 16, 1 बचा, 8×7 = 56, 7×2 = 14, एक बचा, यानी 0.875 है। 875 को 1 के साथ जोड़ देंगे तो 1.875 आंसर आ रहा है। तो इसमें हम अगर हम 1 पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 का अगर हम भाग भी देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसी इसी इसको सॉल्व करते जाते हैं, जैसे 1 पैरेलल 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाहर की साइड इसको सॉल्व करते आते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 से भी काटे हैं, तो 7×5 5 × 15, 3 बचेगा, 7×5 = 35, 2 बचेगा, 5 बार 5 से काटे तो ये कितने बार कटेगा,
200 बार कटेगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 से ये कट जाएगा 40 बार, और 5 से ये कट जाएगा 7 5 35, 2 75 बार। फिर 5 से काटे थे 15 बार, 5 से काटे तो 8 बार। ये तो हमारी आई है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर करंट की वैल्यू निकालते हैं तो 1/15/8 हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो ओम्स लॉ किसके लिए अप्लाई किया जाता है? तो ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं? हम यहाँ पर डायोड वगैरह या जो लीनियर रिलेशन दिखाता है उनके लिए अप्लाई करते हैं, आई और बी के बीच में। सेमीकंडक्टर लीनियर रिलेशन नहीं दिखाता है, इलेक्ट्रोलाइट लीनियर रिलेशन नहीं दिखाएगा, वैक्यूम ट्यूब का से कोई कनेक्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए प्योर कैपेसिटर अक्रॉस 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम 0.04 वाट, दिस कंजप्शन इज एट्रीब्यूट टू। तो ये कंजप्शन किसको शो करेगा? तो यहाँ पर हम देखें कि ये 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट सप्लाई दे रखा है, प्योर कैपेसिटर दे रखा है। तो प्योर कैपेसिटर क्या करता है? पहला तो ओमिक लॉस ड्यू टू द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, दोनों की वजह से ये इतना कंज्यूम करता है। ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट की वजह से भी कंज्यूम करता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक दोनों की वजह से ही कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि करंट वेव फॉर्म इन ए प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम। 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट वेव फॉर्म क्या होगी? जबकि पावर डिसिपेटेड इन दी रजिस्टर दे रखी है यहाँ पर। तो पावर डिसिपेटेड इन दी रजिस्टर दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल लें तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी आई आर एम एस इक्वल टू, क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इक्वल टू 1/3, क्योंकि यहाँ से 1 से 3 तक क्या जा रही है वैल्यू, 1 से 3 तक आई आर एम एस की वैल्यू 0 to 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 to 3, इसमें चेंज हम देखें जैसे 9 3, तो चेंज कितना हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, यानी 3t स्क्वायर हो रहा है, 3t स्क्वायर dt इंटू बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको V2 से, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर से हम करें तो यहाँ पर आई आर एम एस क्या आ रहा है? 9/3 यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर से, पावर जो होगी यहाँ पर ये होगी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो आर यहाँ पर दे रखा है 10 और आई आर एम एस का स्क्वायर हो गया 27, तो 270 वाट आ जाएगा हमारे पास। अब 227 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर हम देखें 0 से 3 दे रखा है, 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन दे रखा है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी t की पावर 3। t की पावर 3 में एक बार इसकी जगह 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस की 0, और तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से निकल के जो आएगा वो 27 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया तो 270 वाट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू रेजिस्टेंस ओनली। ओनली रेजिस्टेंस रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर? तो ओनली रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर जो जानकारी दे रहा है, जैसे कि दे अपोज चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में चेंज का अपोज कौन करता है? कैपेसिटर करता है। दे कैन एक्ट एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह रेजिस्टेंस काम करता नहीं है। दे कैन डिसिपेट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ये यहाँ पर सही है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में ये पावर को डिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, टू साइनोसॉइडल ईएमएफ जो कि दे रखी है यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और दूसरी दे रखी है यहाँ पर बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। फेज डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज हमें निकालनी है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ पर अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो पाई बाई 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6 दोनों को जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 24, 6 पाई प्लस 4 पाई, तो ये हो जाएगा
10 पाई डिवाइड बाई 24। तो 10 पाई डिवाइड बाई 24 से पाई को हम 180 मान सकते हैं। तो 10 इंटू 180 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से 30 बार, 6 से 4 बार, और 300 डिवाइड बाई 4 से हम सॉल्व करें तो 7 चौक 28, 275 डिग्री आंसर आ रहा है। तो 75 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग बिहाइंड इट्स चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों को चेंज करेगी, तभी हम कह सकते हैं कि करंट है क्या है, एसी है, अल्टरनेटिंग नेचर है। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर डीसी एंड शॉर्ट सर्किट फॉर एसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो एसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और ओपन सर्किट डीसी की तरह काम करता है। जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर 1/2 पाई एसी होता है। अब कैपेसिटर डीसी में क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर है जो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ओपन। तो इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है और एसी सर्किट के लिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखें, रेजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीज शार्पली व्हेन द मॉइस्चर फॉल्स बिलो। तो मॉइस्चर कब चला जाएगा, मॉइस्चर अगर 20% से ज़्यादा चला जाता है तो रेजिस्टिविटी है अर्थ की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें, एलिमेंट की वीआई कैसी दे रखी है, हमें बताना है लीनियर है, नॉन लीनियर है, या बायलैटरल है, लेटरल है, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखें नॉन लीनियर क्या होता है। जैसे कोई ये क्वाड्रेशन दे रखी है, दोनों में यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो ये लीनियर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये यहाँ पर क्या है, इधर दोनों प्लस हैं, इधर दोनों एक प्लस है, यानी यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यू है एक्स की, ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली वैल्यू, तो दोनों प्लस है। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस प्लस है। इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस प्लस है तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। दूसरा, ये एक्टिव है और बाईलेटरल है, नॉन बायलेटरल है। नॉन बायलेटरल क्या होता है, दोनों में ये चला जाए, तो नॉन बायलेटरल भी है, एक्टिव भी है और नॉन लीनियर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट्स ऑन एज। तो खुद के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी यहाँ पर, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर कहलाएगी रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस इज द मैग्नेटिक सर्किट इज सेम एज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये मैग्नेटिक सर्किट में उसी तरीके से है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम देखें, करंट थ्रू दी 120 ओम रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम देखें 25/7 है, 4/7 है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई करें तो 25/7 इक्वल टू, ये करंट जा रही है और ये दोनों करंट आ रही है यहाँ पर, हम ऐसा मान लेते हैं कि 4/7 प्लस आई इक्वल टू 25/7। तो इससे आ जाएगा आई की वैल्यू 25 माइनस के 4/7, यानी 21/7, तो 3 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो इधर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी और इधर यहाँ पर 25/7 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो केसीएल हमने अप्लाई करके इसको सॉल्व किया, यानी इस पॉइंट पर हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं या इस पॉइंट पर लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस पॉइंट पर ही लगाया है और करंट को जाते हुए माना है। नेक्स्ट हम देखें, किर्चॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू दी सर्किट विथ। तो कौन से सर्किट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी लम्प्ड पैरामीटर में ये एप्लीकेबल होगा। लम्प्ड पैरामीटर में, पैसिव एलिमेंट में और नॉन लीनियर सर्किट रेजिस्टेंस में किर्चॉफ्स लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। डिपेंडेंट सोर्स की बात करें हम, डिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है,
कि डिपेंडेंट सोर्स में भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, किस तरीके का भी डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है यहाँ पर। फॉर ए वोल्टेज सोर्स यहाँ पर हम बात करें, वोल्टेज सोर्स के लिए क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू दी सोर्स, ये गलत है। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड दी सोर्स ईएमएफ, ये वोल्टेज सोर्स के लिए सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन द नेटवर्क बी, नंबर ऑफ नोड एन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप एल, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन। इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन के लिए क्या है, बी माइनस एन प्लस वन, बी माइनस एन प्लस वन। तो प्लस वन, या फिर बात करें हम तो क्या होगी इक्वेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन जो होती है वो होती है n माइनस वन। जैसे अगर हमें यहाँ पर लूप भी दे रखा है, नोड भी दे रखा है और ब्रांच भी दे रखी है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन होगी, इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन होगी n माइनस वन, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच जो इक्वेशन होंगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन या ब्रांच इक्वेशन, तो b माइनस के n प्लस वन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आंसर सही है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन, इसको बोलते हैं, ये नोड इक्वेशन है। अगर हमसे ब्रांच इक्वेशन पूछे तो ये यहाँ पर ब्रांच इक्वेशन है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच इक्वेशन। तो ये हमारा n माइनस वन आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन हम देखें, ए 3 वोल्ट डीसी सप्लाई with an internal resistance of 2 ohm supplies a passive non-linear resistance characterized by the relation of V and L, यानी नो लोड वोल्टेज इक्वल टू आई नो लोड करंट का स्क्वायर। द पावर डिसिपेटेड इन नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेज, तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, तो पावर डिसिपेटेड इन दी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है आई नो लोड का स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम निकालें। 3 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रखी है, तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के अंदर जब पावर डिसिपेटेड होगी वो 1 वाट निकल कर आएगी। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन सर्किट, तो कौन सा है यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट है सर्किट के अंदर। तो एक्टिव एलिमेंट की बात करें, करंट सोर्स यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड फ्रॉम ए ट्राइंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी। तो जैसे ट्राइंगल के रूप में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस तरीके से आर है, आर है, आर है, तो 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस, जैसे ये दोनों चले जाएंगे सीरीज में तो 2R हो जाएगा, ये चला जाएगा पैरेलल में तो R से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई तीनों का योग 3R, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर से एक आर में से एक आर कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3R, तो 2 डिवाइड बाई 3R में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन दी फिगर गिवन बिलो R3 बिकम दी ओपन सर्किटेड, इसको हमने ओपन बना दिया है R3 को। वोल्ट मीटर विल रीड, तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या होगा, तो वोल्ट मीटर जो भी वोल्टेज ओपन हो गया है तो ये वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पर पहुँच जाएगा, 250 वोल्ट के 250 वोल्ट ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 250 वोल्ट पूरा यहाँ पर पहुँच जाएगा ओपन होते ही। नेक्स्ट हम देखें, 3 parallel resistive branch are connected across DC supply. What will be the ratio of branch current I1, I2, I3 if the branch resistance is the ratio 246? ब्रांच रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, तो ब्रांच करंट का रेशियो हमें पूछना है। तो रेजिस्टेंस के रेशियो से ब्रांच का रेशियो हम निकालें, जैसे 4, 2, 4, 6 दे रखा है। R1, R2 का जो रेशियो हम निकालें वो दे रखा है 2:4, तो R1, R2 2, 4 दे रखा है। I2, तो करंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं, करंट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, जैसे कि R1 अनुपात R2 दे रखा है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से इसको हटा करके सॉल्व करें। जैसे क्या दिया हुआ है, R1 अनुपात R2,
क्या दिया हुआ है 2:4। तो I1 अनुपात I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 4:2। इसी तरीके से जो R2 के अंदर करंट है एंड R1 के अंदर करंट है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो हम निकालें। जैसे R2 अनुपात R3 है, वो दिया हुआ है 4:6। तो क्या होगा, I2 अनुपात I3 क्या हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। अब हम देखें कि I1 I2 भी दे रखा है, I2 I3 भी आ गया। तो प्रपोजिशन रूल से हम देखें या प्रोपोर्शनल रूल से हम देखें कि 4 × 6, 4 × 6, क्योंकि अगर हमें निकालना है सिर्फ क्या, करंट की वैल्यू, तो यहाँ पर 4 है, 4 × 6 प्लस 4 × 6 आ गया, फिर आएगा 2 × 6, I2 के लिए 2 × 6, फिर आएगा यहाँ पर किसके लिए आएगा, 2 × 6 आ गया है R2 के लिए। फिर R2 के लिए यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर इस तरीके से क्या आएगा, 6 × 2, और फिर आएगा यहाँ पर 4 × 2। तो ये जो 4 है, ये कौन सा 4 है, ये वाला 4 है I1। फिर ये जो 2 है, ये वाला कौन सा 2 है, ये वाला 2 है। फिर यहाँ पर ये जो 6 है, ये कौन सा 6 है, ये वाला 6 है। और ये जो 4 है, ये वाला कौन सा 4 है, ये वाला 4 है, या ये वाला 6 है यहाँ पर, और ये वाला 4 है। अब सबसे पहले ये 4 किससे मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों के योग से। फिर 2 मल्टीप्लाई किया है इन दोनों के योग से। फिर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई किया है 2 से सिर्फ, और 4 मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आएगा यहाँ पर 24:12:8 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 भी, ये 12 भी, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 6:3:2। तो 6:3:2 हमारा आंसर हो जाएगा 632। नेक्स्ट हम देखें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की करेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई समानुपाती V = IR होता है, यानी V समानुपाती I या I समानुपाती V, ये वाली वेव फॉर्म करेक्ट होगी यहाँ पर। यानी कि V = IR यहाँ पर करेक्ट वेव फॉर्म है, V समानुपाती I यहाँ पर गलत है, I = VR भी गलत है, V = IR यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। नेक्स्ट हम देखें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके फ्लो की वजह से होती है, ओनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से होती है, अगर कंडक्टर की जगह मान लो सेमीकंडक्टर हो, तो सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स की वजह से ये फ्लो होती है। नेक्स्ट हम देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन है द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर to AC of frequency 50 हर्ट्ज and is 10 ओम, then the frequency increase 100 हर्ट्ज। तो रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ गई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे XC की जो वैल्यू है वो होती है 1/2πfc। अब F की वैल्यू बढ़ रही है, मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी मान लो अब हो गई है 100, पहले थी ये फ्रीक्वेंसी 50, तो क्या होगा, जो चेंज है वो आएगा यहाँ पर, यानी x1 की वैल्यू है
x2 डिवाइड बाई 2 हो गई है यहाँ पर, जैसे इसकी वैल्यू आएगी 2, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 आ जाएगी, यानी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिएक्टेंस विकर्ण। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से हाफ हो जाएगा। तो पहले रिएक्टेंस था 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 रिएक्टेंस बन जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो रिएक्टेंस यहाँ पर हाफ करना होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।